गोटाबाया राजपक्षे ने और महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका को ऐसा डुबाया कि श्रीलंका उबर नहीं पा रहा है। वहाँ के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों को डीजल नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों को कोई फ्रूट्स नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है, तेल नहीं मिल रहा है। ये सभी स्थिति वहाँ पर क्यों आई? भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र इस प्रकार से हो जाए, यह क्यों हुआ है? यह जो वहाँ पर स्थिति बताई जा रही है कि वहाँ पर राजपक्षे ने जो टैक्स में कमी की, वह टैक्स स्लैब में कमी क्यों की गई? क्योंकि किसी भी देश को अपने ही देश से देश को चलाना होता है, बाहर के देश उसे नहीं चला सकते हैं। यही वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति बनी है। तो आप देखेंगे समाचार विश्लेषण पर। मैं हूँ रतिकांत सुमन। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन जो है सो वह किसी भी देश के लिए वह अच्छा है या बुरा है। जैसे अभी श्रीलंका की जो स्थिति हुई है, वहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों हुई है, उसका कोई सॉल्यूशन जो है सो हम इसमें बताने वाले हैं। और वहाँ की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, उसकी स्थिति कैसे बिगड़ी है, उसी विषय में मैं आज बताऊंगा। और इस प्रकार की स्थिति किसी भी देश की हो सकती है, चाहे वह चीन हो, अमेरिका हो या भारत भी हो। और रूस की यह स्थिति जो है सो अभी है वर्तमान में, लेकिन उसका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छा था पहले से, इसीलिए वहाँ अभी स्थिति उतनी बिगड़ी नहीं है। तो इस प्रकार की जो है सो यहाँ पर हम आपको समाचार विश्लेषण साइट पर बताने चाह रहे हैं। मैं रतिकांत सुमन। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों वहाँ पर गोटाबाया राजपक्षे जो हैं सो वह राष्ट्रपति हैं और उनको हटाने का जो है सो मांग वहाँ की जनता बराबर से लगातार से कर रही है। और वह जायज भी है। वह जायज इसलिए है कि गोटा जो ये हैं, आपको इनका गोटाबाया राजपक्षे, ये जो राजपक्षे हैं यह बिल्कुल ही वहां पर जो देश की स्थिति है उसको बिगाड़ने में इन्हीं का जो है सो आराम। यह कहते हैं कि कोरोना कोविड के काल में ऐसी स्थिति हुई, ऐसी स्थिति कोरोना के काल में नहीं हुई है। यह जो है गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा या महिंद्रा राजपक्षे जो वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी गलत नीतियों के कारण से, गलत इकोनॉमिक नीतियों के कारण से वहां पर ऐसा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन कुछ वैसे देशों के लिए आवश्यक नहीं है जो कि छोटे छोटे देश हैं जहां पर की इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है। अब आप बताइए कि वहां की जो स्थिति है, वहां पर लगभग 2 करोड़ 19 लाख की आबादी वाला यह देश, एक छोटा सा देश जहां पर की केवल 9 प्रोविंस हैं और 25 जिले हैं वहां पर, और 2 करोड़ 19 लाख मात्र वहां की आबादी है। और ऐसे जो देश हैं श्रीलंका में, उसमें कुछ जो वहां का प्रोविंस का हिस्सा है वह चीन को दे दिया जाता है। और चीन वहां पर जो है एक नया कार्यक्रम चला रहा है और वहां पर श्रीलंकन आदमियों को घुसने भी नहीं दिया जाता है। उसके अपने ही आर्मी के लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है, जो गोटाबाया राजपक्षे ने वहां पर यह स्थिति बिगाड़ने का कार्य किया है। ग्लोबलाइजेशन ऐसे देशों के लिए आवश्यक नहीं है। वैसे ऐसे जो बड़े बड़े देश हैं जहां पर कि मान लीजिए कि 1 अरब 30 करोड़ की जो आबादी है वह भारत की है, 1 अरब 42 करोड़ की जो आबादी है चीन की है। ये सभी देश ग्लोबलाइजेशन में जुड़े इसलिए क्योंकि इनके जो कर्मचारी थे, यहाँ पर जो बेरोजगारी थी, उन बेरोजगारों को हटाने के लिए विविध देशों में रखना पड़ा। इसमें चीन को भी उतरना पड़ा। चीन ने जो नीतियां अपनाई हुई थी पहले अपने ही भीतर में, वह जो है सो अपने देश के नागरिकों को नौकरी वगैरह देते थे, कुछ लोग अमेरिका जाते थे। इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन को उसने भी चुना इसलिए क्योंकि उसके जो कर्मचारी थे या बेरोजगार युवक थे, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही थी। लेकिन जो श्रीलंका जैसे देश है, उसे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहां का जो फूड कॉर्पोरेशन है, चाहे वह वहां पर जो है मुख्य जो उपजीव्य है, वहां पर जो उपज होती है वह होता है चावल का, फ्रूट का और वाइल्ड सीड्स का, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं सो मद्रास वगैरह जो भारत वगैरह में भेजे जाते हैं। मछलियां जो हैं सो वहां पर ज्यादातर समुद्री मछलियां जो हैं वहां पर उपजीव्य है यहाँ के लोगों का। दूसरा है कि पर्यटन उद्योग यहाँ पर है। इन पर्यटन उद्योग
आदि को यह कहा जा सकता है कि कोविड के समय में वहां पर जो है स्थिति बिगड़ी। लगभग 1.5 साल और 2 साल से यह स्थिति थी, लॉकडाउन की स्थिति थी, वहां के नागरिकों को बचाना था। लेकिन इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, यह किसी भी राष्ट्रपति के लिए या महिंद्रा जो राजपक्षे हैं उसके लिए। अब एक ही परिवार के लोग जहां पर आ जाएंगे इस प्रकार से कि राष्ट्रपति भी तुम बनो, तुम जो है सो प्रधानमंत्री भी बन जाओ, तुम कहीं के गवर्नर भी बन जाओ किसी प्रोविंस के, और इस प्रकार से वहां की जो है स्थिति को बिगाड़ दिया जाए। जो सिंगला हाउस है, सिंगला हाउस को पूरी तरह से राजपक्षे परिवार ने वहां पर दबोच कर रख लिया था। जिस प्रकार से भारत में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने ही परिवार के लोगों को केवल बढ़ावा देते हैं, दूसरे लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं, और एक ही जाति के लोग जो है एक ही जाति के लोगों को घुसाना चाहते हैं हर पदों पर। उसी प्रकार से वहां पर श्रीलंका में भी हुआ है। ऐसे देश के लिए वहां पर ग्लोबलाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी। अभी जो वहां पर जो राजपक्षे ने क्या किया कि कुछ लोगों को मनाने के लिए वहां पर इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है उसे कम कर दिया था, और वह लगभग 6% के आसपास वहां पर आ गया था। तो वहां पर जो स्लैब रेट है 6% से लेकर 18% तक और 14% तक, और उसके बाद जो बड़े बड़े जो कंपनियां जो भारत की हैं या अमेरिका की हैं, कुछ कंपनियां या चीन की, उन लोगों के लिए यह किया कि आपकी जितनी कमाई होगी उसमें से उसी प्रकार से हम टैक्स स्लैब रखेंगे। तो वह 40% तक रखा गया, जो कि 40% बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। वहां पर भ्रष्टाचार की वजह से ऐसा हुआ है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके लिए ये इनकम टैक्स के स्लैब बनाए गए हैं, वे सभी अपना राजपक्षे परिवार को पैसा देकर के अपना इनकम टैक्स बचा लेते हैं, और वह शो करते हैं कि उनके पास इतनी जो है कमाई नहीं हो रही है। वहां का जो पर्यटन उद्योग है उसे पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। यदि वहां पर विदेशों की ओर नजर नहीं गड़ाया होता तो अभी राजपक्षे या श्रीलंका की जो स्थिति है यह मात्र $2.2 बिलियन के जो विदेशी मुद्रा है यह भंडार नहीं हो गया होता। अभी भारत ने उसे जो मदद की है वह मदद है 1 बिलियन का क्रेडिट लाइन उसे दिया गया है, जिसमें चावल आदि की आपूर्ति की गई है और वहां पर दवाइयां दी गई है, पेट्रोल डीजल वगैरह भी वहां पर भारत के द्वारा वहां पर सहायता पहुंचाई गई है। यह जो है श्रीलंका की स्थिति है। वहां की जनता यदि इस तरह का कार्य कर रही है वहां पर, तो यह कोई गलत नहीं है, और उसे आप गोलियों से भुनवा तो सकते हैं नागरिकों को, लेकिन नागरिकों को भूखे मरने के लिए आप नहीं छोड़ सकते। जिसके पास खाना नहीं होगा वह खाना के लिए जरूर ही प्रधानमंत्री के आवास पर या राजपक्षे, जो चूंकि गलती जो है यहाँ पर राजपक्षे की है, राजपक्षे परिवार की है, तो उसे भुगतना ही होगा। किसी भी देश की इकोनॉमी को इस प्रकार से पूरी तरह से ध्वस्त कर देना यह सही नहीं है। अब वहां पर जो ग्लोबलाइजेशन, ऐसे छोटे देशों को आपस में ही इस प्रकार से अंदर में ही इस प्रकार से व्यवस्था बनानी चाहिए कि जहां पर कि आप अपने इकोनॉमी को, आर्थिक स्थिति को, अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हो, और वहां पर आप अपने लोगों को, चाहे पर्यटन उद्योग हो या जो भी इंडस्ट्रीज हो, वहां पर चीन को आपने घुसने दे दिया। अब यह जो स्थिति वहां पर बन रही है, जहां पर कि नागरिकों की यह स्थिति है कि रोज आंदोलन हो रहा है, वहां का जो सिंगला हाउस है उसके सामने में ही इस प्रकार से काफी लोग जमा है। लगभग यह 2.5 महीने से वहां पर इतने सारे लोग जमा हैं, और 2.5 महीने से सभी लोग कह रहे थे कि राजपक्षे को और महिंद्रा राजपक्षे को कि आप लोग वहां पर रिजाइन दीजिए। रिजाइन अभी मांगना वहां का सॉल्यूशन नहीं है कि पूरी तरह से, मान लीजिए महिंद्रा राजपक्षे ने दे दिया है रिजाइन, तो वह देश को बचाने के लिए दिया है, लेकिन रानिल विक्रमसिंघे वहां पर एक उपयोगी नेता हैं और उनके पास एक पूरा आइडिया है कि वह देश को कैसे ऊपर ले जाएंगे। भारत को उन्होंने कहा कि जो मदद मिल रहा है वह जो है सो बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए वह जापान से भी मदद लेना चाहते हैं और देशों से भी, अमेरिका वगैरह से भी मदद लेना चाहते हैं। क्या यह मदद उन्हें पूरी तरह से मिल पाएगा? लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा कहना है कि उस देश को मदद पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग जो अलग अलग देश हैं, लगभग 200 के आसपास, 189 देश जो है उसे मदद, जिसकी स्थिति अच्छी हो वे कर सकते हैं, चाहे
1 बिलियन डॉलर के आसपास या जितना भी हो, मान लीजिए कि कुछ हजार डॉलर भी सभी देश मिलके उन्हें देते हैं आर्थिक, लेकिन इस प्रकार से जो उन पर कर्ज चढ़ेगा वह कर्ज भी उतारने की क्षमता उनकी होनी चाहिए। यह उन्होंने केवल विदेशों के ऊपर नजर गड़ाकर रखा। जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति हुई उसी प्रकार से श्रीलंका की। तो अभी श्रीलंका जो है यहाँ पर जो चीन जो है इंक्रोचमेंट वहां पर कर सकता है, यदि ऐसी स्थिति वहां पर बनी रही और राजपक्षे वगैरह जो है यहाँ पर सुधार कार्यक्रम नहीं चलाते हैं तो जनता वहां की भड़क सकती है। यह वहां की बिल्कुल ही अभी की ताजा तरीन स्थिति है जहां पर कि चीन जो है इंक्रोचमेंट कर सकता है। तो भारत को वहां पर नजर लगाकर देखना होगा और वहां पर जो आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सकती है दवाओं से, पेट्रोल से, तो जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिन देशों के पास, वे नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि उनको अपने भी देश की स्थिति देखनी है। क्योंकि अभी कोविड काल में बहुत सारे देशों की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत को भी अपना ध्यान रखना होगा कि वे अभी, चूंकि गेहूं का जो निर्यात है वह भारत को अभी नहीं करना चाहिए। अभी जितने भी निर्यात हैं अन्न का वह विदेशों को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत के पास भी एक्सीड नहीं है। कुछ देशों को बचाया जा सकता है जिसमें श्रीलंका है, क्योंकि वहां की आबादी मात्र 2 करोड़ 19 लाख है। तो वहां पर आप उसको मदद पहुंचा सकते हैं, लेकिन एहसान फरामोश देशों को यह मदद नहीं पहुंचाई जा सकती है। यदि श्रीलंका भारत के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसे भारत भी मदद दे सकता है, जो कि अभी दिया जा रहा है। 1 लाख बिलियन डॉलर जो है उसे मदद भारत के द्वारा क्रेडिट लाइन के अनुसार उसे दिया गया है। यह नोआ प्रोविंस का जो यह देश है वह, उसकी स्थिति बिल्कुल ही डावाडोल है। वहां पर ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना दवाइयां हैं, लोगों की महंगाई वहां पर बढ़ रही। तो अभी वहां पर राजपक्षे एक कार्य करें या रानिल विक्रमसिंघे एक कार्य करें कि वहां के लोगों को कुछ फूड का जो है पैकेट वहां पर दें। जैसे कि भारत में खाद्य योजना चलाई जा रही है, 5-5 किलो दिया जा रहा है, तो सभी परिवारों के लिए वहां पर इस प्रकार से अनाज का जो वितरण है, चाहे चावल का हो या गेहूं का हो, दाल का कम से कम, और नमक का, ये चीज आप वहां पर व्यवस्था कर दें। और जलावन के लिए गैस की व्यवस्था कर दें। यह आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां की जनता को दे सकते हैं, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, उन्हें आप यह कम से कम देना शुरू करें तो वहां की जनता को बचाया जा सकता है। विदेशों से आपको मदद मिलना जो भी शुरू हो, उस पैसे को बचाया नहीं जाना चाहिए। वह अपना पारिवारिक धन नहीं समझे, वह देश का धन है। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को। मैं हूं रफीकांत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।